दोस्तों नमस्कार। आज़ाद काटा चैनल पे मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर और एक नए विश्लेषण को लेकर। दोस्तों देखा ये जा रहा है सोशल मीडिया में जितने भी आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका एक्स हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर या तो असली चीज़ बताने में कोताही की जा रही है या वो ध्यान में नहीं आई बात। अब मैं वो बात आपकी तरफ गौर करवाना चाहता हूँ कि जो भारत में आज संकट है, चाहे वो विदेशी मुद्रा भंडार का संकट हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे सोने का हो, चाहे आपका खाने के तेल का हो, या और जो चीज़ों पे गौर कराया जा रहा है, इस सब को आप गौर कीजिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। आज इस बात की तो दुहाई दी जा रही है कि ये कम करो, वो कम करो, घूमना फिरना बाहर मत करो, अपने देश में ही घूमो। लेकिन भाई ये समस्या शुरू किस दिन से हुई, उस तरफ कोई ना तो ध्यान देना चाहता है ना कोई दिलवा रहा है। वो समस्या शुरू हुई थी जब सबसे पहले मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। वहाँ जो ये समस्या था, इस समस्या का बीजारोपण हो गया था। कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले जो नाम आया था हरदेव सिंह पुरी, और हरदेव सिंह पुरी जो है, हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम मंत्री है, देखिए। और सबसे पहले इसी का नाम आया एप्स्टीन फाइल में। फिर उसके बाद हर्षवर्धन, फिर उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसका एक एप्स्टीन के ही कोई वक्तव्य में ये बात आई कि वहाँ इज़राइल में जाकर ट्रंप को खुश करने के लिए इसने डांस किया। और नाचा क्यों था? नाचा इसलिए था क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। ट्रंप को क्यों खुश करना था? क्योंकि ट्रंप नाराज़ था, या नाराज़गी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि उसके देश के साथ धोखा किया था अदानी ने। और अदानी ने क्या धोखा किया था कि वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करके भारत के अफसरों को करीबन $20 मिलियन रिश्वत के खिलाए ताकि उसको वो प्रोजेक्ट मिले बिजली का। मतलब ये सब इंटरनली जुड़ा हुआ है मामला। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं, ये बात यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गई कि ईरान पे हमला करने से पहले नेतान्याहू ने मोदी को बोला कि तू यहाँ आ मेरे पास, और मैं ईरान पे हमला करने जा रहा हूँ, तूने मेरा साथ देना है, ईरान का साथ नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो जानता था ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि ईरान और भारत की दोस्ती कोई 100 साल, 150 साल, 500 साल की नहीं है। ईरान और भारत की जो दोस्ती है वो 5000 सालों से भी ज़्यादा की दोस्ती है, क्योंकि व्यापार संबंध थे। वहाँ से हमारे पास सामान आता था, हमारा सामान उनके पास जाता था, और इसी वजह से दो सभ्यताओं का मिलन हुआ था। तो ईरान की जो सभ्यता है या संस्कृति है वो भारत की संस्कृति से अलग नहीं है, खान पान एक है। आपको मैं बताऊं, जो समोसा आप खाते हो वो ईरान से आया हुआ है, जो जलेबी आप खाते हो वो ईरान से आई हुई है। इस तरीके की ना जाने कितनी चीज़ें ईरान से भारत में अननोइंगली आई और भारत में बहुत फेमस हुई। तो अगर आप ईरान और भारत की दोस्ती देखना चाहोगे तो इसका आखिरी का सिरा आपके हाथ में नहीं आएगा। और ये बात नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से जानते थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, तब तक हमारे पास इनकी दुखती रग नहीं आएगी, अपनी पुरानी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और एप्स्टीन फाइल में पहले नाम आ गया उस, ताकि हम तुम्हारा नाम जो है बाहर नहीं दिखाएंगे, तो हमारा कहना मानो, ईरान से दोस्ती तोड़ो। तो ये जो है मुसलमानों से दुश्मनी के चक्कर में हमारा जो सरदार है दामोदर दास मोदी, ये जो है ये वहाँ चला गया। और अगर फादरलैंड उसने कहा है, उसने कहा नहीं है, उसे कहलवाया गया है कि तू बोल कि इज़राइल तेरा फादरलैंड है। हालांकि इज़राइल हमारा कोई दुश्मन नहीं था पहले भी, लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी हमारी। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब फ़िलिस्तीन के ऊपर इज़राइल ने जो पहला नरसंहार किया था, उसके बाद वहाँ से यासर अराफात उभरा था। यासर अराफात से हमारी ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद और कई देशों के रूठने के बाद, अमेरिका के कहने से, कई यूरोपियों के रूठने के बाद, यासिर अराफात एक था जिसने
इंदिरा गांधी को अपनी बहन का दर्जा दिया था और सगी बहन से भी ज़्यादा वो इज़्ज़त करता था, और इस वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की एक धाक बनी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो जो कमाया था हमारे पिछले राजनेताओं ने, वो सारा मटिया मेट कर दिया मुसलमानों से दुश्मनी के चक्कर में। और उसका हमें भुगतान क्या करना पड़ रहा है अब? जो ईरान हमें सस्ते में तेल खरीदता था, तेल बेचता था, वो अब हमें जो दूसरों को रेट दे रहा है उसी रेट से हमें बेच रहा है, अगर मतलब बेचने लगे तो। दूसरा, जो अमेरिका का अपना संकट था तेल बेचने का। अच्छा, ये भी देखो कितनी मजेदारी वाली बात है, कहाँ अमेरिका ग्लोब के बिल्कुल परली तरफ है, आधी धरती पार करके अमेरिका हम पहुंचते हैं, और कहाँ ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान। अब ये बताओ कि धरती के दूसरी तरफ से जो तेल चल के आएगा उसका डिलीवरी चार्ज, फिर उसका जो टैक्स है, जो इंश्योरेंस है, वो डाल के हमें कितने % महंगा तेल पड़ा वो। और कहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क हमको तेल दे रहा है मार्केट के रेट से कम करके, इंश्योरेंस फ्री, और जो आने जाने का भाड़ा था वो भी नहीं ले रहा था हमसे। तो वो इंडियन इकोनॉमी पे कितना फ़र्क डाल रही थी। हमारे यूके चौधरी जी तो पता नहीं आंखें बंद करके प्रदेश अध्यक्ष बन गए दिल्ली की, बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन आंख बंद करके जो गुणगान कर रहे हैं मोदी जी के, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा। डॉक्टर, पता नहीं आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई आपने की है, मेहनत आपने की है, लेकिन आपकी समझ को क्या हो गया? ईरान से तेल खरीदने में आपको क्या दिक्कत है? और ये पाबंदियां जो लगवा रहे हैं आप हिंदुस्तान की जनता पर, ये कर्म आपके बोए हुए हैं, ये हिंदुस्तान की जनता क्यों भुगते इन चीज़ों को? तो मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करवाना चाह रहा हूँ कि हमारे सरदार ने अपनी सरदारी खो दी है। ये विश्व में विश्व गुरु का डंका बजवाने के चक्कर में जोकर बना दिया इंडिया को सारी दुनिया के सामने। और आज अगर आप किसी देश में जाते हो तो आपके जो रुपए की कीमत है डॉलर के अगेंस्ट, आप जो करवाओगे, एक्सचेंज करवाओगे, तो आप दोगे तो रुपया, हाथ में आएगी चिल्लर। और चिल्लर खर्च करते हुए कैसा लगता है ये आपको यहाँ मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। जब आप किसी दूसरे देश में जाएंगे और उस चिल्लर को खर्च करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चिल्लर खर्च करना कैसा होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, जो अभी हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल का केस चल रहा था हाई कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट से बरी होके वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा नाम की एक जज के सामने ये मैटर जान के खिसकाया गया, क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा बायस है। बायस किसकी है? आरएसएस की और बीजेपी की और हिंदुत्व की। और इस बायस होने के कारण साफ साफ पता लग रहा था, पहले भी अरविंद केजरीवाल के मैटर इसके सामने लगे थे जिसमें जमानत दे सकती थी, पर इसने जमानत नहीं दी, हालांकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री था। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने इस बात के ऊपर अपना एक लगाया कि आप इस केस को मत सुनिए, दुनिया के किसी और जज के सामने दे दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि फलाने जज के सामने दे दीजिए। इस तरफ भी आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि वो ये आपके सामने परोस रहे हैं कि ये अपने मन का जज चाह रहे हैं। अपने मन का जज अरविंद केजरीवाल ने कहा ही नहीं कि मुझे अपने मन का जज चाहिए। उसने ये कहा कि इस जज के सामने केस नहीं जाए, चाहे दुनिया के किसी दूसरे जज के पास चला जाए। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े ही अजीब तरीके से कहा कि जज चाहे तो हट सकता है, हम उसे नहीं कह सकते कि तू हट जा। तो फिर तुम सुप्रीम काहे के हुए? अगर तुम ये हाई कोर्ट के जज को किसी स्टेट के ये नहीं कह सकते कि भाई तू हट जा, तेरी जगह कोई दूसरा हम सुनवा देते हैं, तो फिर तुम सुप्रीम काहे के हुए? बड़ी हैरानी वाली बात हुई। खैर, अरविंद केजरीवाल को महात्मा गांधी के राह पे चलते हुए सत्याग्रह तक का आह्वान करना पड़ गया कि ना तो मैं तुम्हारे सामने पेश होऊंगा और ना मेरे वकील तुम्हारे सामने पेश होंगे। तब इस चालाक औरत ने क्या किया कि अब मेरे को अपनी इज्जत बचानी है, मैं क्या करूं? तो अब उसने अभी कल यानी कि 14 मई को या 13 मई को एक नया ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में इन्होंने क्या बताया कि जी इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, अदालत की अवमानना की है, इसलिए इस सुनवाई वाले मैटर से तो मैं हट रही हूँ, लेकिन अवमानना का केस मैं इसलिए सुनूंगी क्योंकि ये हमारे
जुडिशरी की संस्था पे हमला है। देखो कितनी चालाक औरत है और कितनी चालाकी से इसने ये बात करके केस से अपने आप को साइड कर लिया। लेकिन अब उसका बदला तो लेना है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ है और अब उस ईगो का बदला कोर्ट की अवमानना के केस में डाल के ये लाना चाहती है। हालांकि इस कोर्ट के अवमानना के केस में भी अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, क्योंकि उनके पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, जो कि अदालत में उनको निर्दोष साबित होने के लिए चाहिए। और उसके उलट में स्वर्णकांता शर्मा के हाथ में ना तो सबूत है, ना गवाह है, ना प्रमाण है, कुछ भी नहीं है। वो बस टाइम बाइंग कर रही है, टाइम खरीद रही है, टाइम को ज़ाया होने दे रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ ध्यान ना दे सके। क्योंकि अब क्या है कि पंजाब अगला है, बंगाल से करने के बाद अगला चुनाव बंगाल का है। तो जुडिशरी के माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनके ये अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को केस में इन्वॉल्व करके समय को ज़ाया करेगी, बार बार कोर्ट में बुलाएगी। ये 25 काम छोड़ के कोर्ट में आएंगे, यहाँ उलझा के ये वहाँ पर पंजाब में अपना वो बदसूरत खेल खेलेंगे जो इन्होंने बंगाल में खेला। मैं दाद देता हूँ ममता दीदी की कि 70 साल की उम्र में भी आज बिल्कुल 26 साल की नौजवान का एक तरीके से ऊर्जा लेके एकदम से सीधी कमर और सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की पैरवी करने के लिए पहुंची। मैं कहता हूँ शाबाश दीदी, तुमने आज भारत की नारी का सम्मान वहाँ पहुँचा दिया जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने पहुँचाया था। और यह तो नारी सम्मान के नाम पर नारी का इतना अपमान कर रहे हैं कि अभी दिल्ली में 3 साल की लड़की बच्ची का एक रेप हो गया, ये उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। मुझे बड़ी शर्म आती है कि दिल्ली का एलजी सरदार है, वो सरदार होकर नहीं सुन रहा, और ऊपर से जो पुलिस है वो उल्टा जो वादी पक्ष है उसको परेशान कर रहा है। क्या इस तरीके की सरकार चाहती थी दिल्ली? मुझे लगता है चाहती थी, तभी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ करके पूरा का पूरा इनको लाए। तुक क्या थी इसके पीछे? तुक ये थी कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है, केंद्र में बीजेपी बैठी है, केंद्र की बीजेपी दिल्ली के काम नहीं होने दे रही, इसलिए भाई इनको यहाँ भी ले आओ ताकि दिल्ली के तो काम हो। और देखो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद वो काम भी नहीं हो रहे जो 2 अलग अलग पार्टियों के सरकारें होने के बाद हो रहे थे। अरे कम से कम महिला सम्मान तो मिल रहा था, महिलाओं को सम्मान मिल रहा था। डीटीसी बसों में मार्शल थे, बसें टाइम से चल रही थी, विकलांगों को टाइम से पेंशन मिल रही थी, बुज़ुर्गों को टाइम से पेंशन मिल रही थी। आज 3-3 महीने पर पेंशन गायब हो जाती है। जो महिलाओं को फ्री में बस टिकट, जो कोई टिकट नहीं लेना पड़ता था, बस ऐसे ही बैठ जाती थी, अब उनको एक गुलाबी रंग का टिकट पकड़ा दिया। देखो नाटक इनका, क्या भाई हर किसी को नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? टैक्स तो सबसे लेते हो, जब टैक्स सबसे लेते हो तो ये टैक्स का जो रिवर्ट बैक है वो सबको क्यों नहीं दोगे भाई? क्या सिर्फ अमीर ही टैक्स देता है, गरीब टैक्स नहीं देता? ये कौन सा फार्मूला तुम्हारा कि सिर्फ गरीबों को देंगे अमीरों को नहीं देंगे? तो अमीर क्या खसोटने के लिए या गरीब खसोटने के लिए? अरविंद केजरीवाल ने बहुत सही निज़ाम बनाया था, बहुत अच्छा निज़ाम बनाया था। जो काम नहीं करता था उसको सज़ा मिलती थी। लेकिन ये तो गोबर खाने वाले आ गए, गौमूत्र पीने वाले आ गए, तो अब ज़बरदस्ती गोबर खिला भी रहे, गौमूत्र पीने को आपको विवश कर रहे हैं ऐसे पॉलिसीज़ के माध्यम से। अब बता रहे, कह रहे सोना मत खरीदो। अरे सोना खरीदने की हिम्मत किसके पास है? 2.25 लाख रुपए तोला सोना पहुंच रहा है कोई खरीदने के लायक? तो एक खामखा का एक शगुफा कौन खरीद रहा है? और फिर ये अदानी और अंबानी को इतनी छूट क्यों दे रहे हो भाई? उनको तो तुम बता ही नहीं रहे उनके बारे में कुछ। अब एक नया काम किया इन्होंने, अमेरिका के साथ सांठगांठ करके जो अदानी के ऊपर आरोप लगे हुए थे वहाँ पर उनको ड्रॉप करवा रहे हैं, और उसके बदले में उनसे तेल खरीद रहे हैं, उनसे अनाज खरीद रहे हैं, उनसे वो चीज़ें भी खरीद रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो भारत प्रोड्यूस कर रहा है। और जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए आसमानों पर केमिकल छिड़क रहे हैं। उन केमिकलों का फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। अभी आपने पीछे देखा 3-4 दिन पहले क्या अंधड़ आया, 150 लोग मर गए यूपी में उस तूफान से। और ये जो गोदी मीडिया वाले इन्होंने तो बताया नहीं था, पता ही तब चला जब रशिया के
राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया कि आपके यहाँ एक प्राकृतिक आपदा आई और उसमें 150 लोगों को मर गए, हमें इसका अफसोस है, हम अपना अफसोस जाहिर करते हैं। तब पता लगा ये आपसे खबरें छुपा रहे हैं, आपसे वो सारी चीज़ें छुपा रहे हैं जिससे कि इनकी असलियत खुलती हो। दोस्तों, इस बात के लिए क्या इनके साथ किया जाए, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए, ताकि मैं और पता कर सकूं कि हम क्या कर सकते हैं एज ए सिविलियन, एज ए नागरिक भारत के, हम ऐसी सरकारों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। नमस्कार।